नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश के राजनीतिक इतिहास का बड़ा दिन है। नरेंद्र मोदी आजादी के बाद सबसे लंबे वक्त तक पद पर रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए। अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से यह रिकॉर्ड था। मोदी ने आज यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत जैसे विविधता वाले देश में, मल्टी पार्टी सिस्टम वाले देश में, गठबंधन की राजनीति वाले माहौल में लगातार जनता का भरोसा जीतना बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर लंबे वक्त तक सरकार में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी हो जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ उल्टा हुआ। मोदी के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता दिखाई दिया। मोदी के नाम और मोदी के काम पर सिर्फ बीजेपी नहीं, एनडीए के सहयोगी दल भी चुनाव जीतते रहे। ये भारत की राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ। किसी नेता को जनता का इतना सपोर्ट नहीं मिला। दिल्ली में आज एनडीए के नेताओं ने कहा मोदी जैसा कोई नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एनडीए के साथी दलों से, अपनी सरकार के मंत्रियों से, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा जो हुआ जनता के सहयोग से हुआ, जो हुआ जनता के आशीर्वाद से हुआ। लेकिन अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। मोदी ने कांग्रेस पर भी अटैक किए, हिंदू ग्रोथ रेट और कांग्रेस ग्रोथ रेट का फर्क समझाया। मोदी ने आज जो कहा उसका सियासी मतलब क्या है, उसके पीछे क्या मैसेज छुपा है, मोदी के भाषण से कांग्रेस को मिर्ची क्यों लगेगी, इस सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनवा देता हूं। असल में आज सुबह से ही देश भर में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। सुबह कैबिनेट की विशेष बैठक में मोदी को बधाई दी गई। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन, उनकी उपलब्धियों की तारीफ की और 7 पॉइंट का एक प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री मोदी को आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दी। इसके बाद शाम को भारत मंडपम में भव्य कार्यक्रम हुआ। एनडीए के सहयोगी दलों के नेता पहुंचे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व था। सभी नेताओं ने अपने अपने राज्यों की संस्कृति के हिसाब से मोदी को बधाई दी, उपहार दिए। सबने मोदी के नेतृत्व का लोहा माना, उनकी नीतियों और उनके लक्ष्यों की तारीफ की। लेकिन मोदी ने कहा कि 12 साल में उन्होंने जो कुछ किया वो जनता के भरोसे का परिणाम है। जनता का विश्वास ही उनकी ताकत है। और इसके बाद मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर भारत के विकास को रोका और भारत के धीमे विकास को हिंदू ग्रोथ रेट का नाम देकर देश की सबसे बड़ी आबादी को नीचा दिखाया। मोदी ने कहा कि असल में देश 60 साल से कांग्रेस ग्रोथ रेट का शिकार था, जिससे 2014 में देश को मुक्ति मिली। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी
कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। साथियों, देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। देश ने देखा कि जब नियत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है। देश ने देखा कि जो काम दशकों में होते थे वो काम महीनों में होने लगे। इसके बाद मोदी ने बताया कि पिछले 12 साल में सरकार के काम करने का तरीका कैसे बदला, कांग्रेस के जमाने में सरकारें कैसे चलती थी, उन्होंने उस ढर्रे को कैसे बदला, सरकार की अटकाने, भटकाने और लटकाने वाली छवि को कैसे चेंज किया। मोदी ने कहा उन्हें इस बात का संतोष है कि अब जनता यह भरोसा करती है कि अगर सरकार ने कोई काम हाथ में लिया है तो काम होगा और टाइम पर होगा। यही कांग्रेस और बीजेपी का फर्क है। हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया, नई सोच से नए फैसले लिए। हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई, सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई, हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे। साथियों, हमने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाया, आदिवासियों के लिए जनमन जैसी योजनाएं शुरू की, पशुपालकों और मछुआरों को पहले किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलता था, हमने उन्हें भी इस सुविधा से जोड़ा। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। साथियों, सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ। ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। मोदी ने कहा अगर नीयत साफ है तो सरकार बड़े से बड़े और सख्त से सख्त फैसले लेने से नहीं डरती। उनकी नीयत साफ थी, इसलिए उन्होंने वो फैसले लिए जिन्हें कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए 60 साल से लटका कर रखा था। मोदी ने कहा पहले जिन कामों को असंभव माना जाता था वो काम उन्होंने करके दिखाए, क्योंकि उनकी सरकार का एक ही मंत्र है, नेशन फर्स्ट। हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है, दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। इसलिए ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे, हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। पहले सरकारें
आर्टिकल 370 की बात करने से डरती थी। हमने उसे खत्म करके पूरे देश में एक संविधान लागू किया। पहले नॉर्थ ईस्ट से बम, बंदूक और ब्लॉकेट जाने का नाम नहीं लेते थे। हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति भी लौटाई और स्थिरता भी लेकर आई। पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था। हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। साथियों, पहले मान लिया गया था कि नक्सलवाद, माओवाद अब कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हमने देश को नक्सलवाद, माओवाद के उस जहर से मुक्त करके दिखाया है। साथियों, महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का ये सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर मोदी ने अपना फ्यूचर प्लान भी देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में पूरी दुनिया ने भारत की उपलब्धियां देखी। अब भारत को ग्लोबल लीडर बनना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए जो भी जरूरी होगा उनकी सरकार वो सब करेगी। मोदी ने राज्यों से भी कहा कि वो आपस में कंपीट करें, विकास के मामले में एक दूसरे को चैलेंज दें, क्योंकि भारत ऊर्जा से भरा है, सपनों से भरा है। बस हमें संकल्पों को सिद्धियों में बदलना है और हम ये करके रहेंगे। बीते 12 वर्षों में देश ने जो कुछ हासिल किया वो दुनिया देख रही है, लेकिन अब हमें अपनी दृष्टि आगे की ओर रखनी है। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है। दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना है। हमें यह समय गंवाना नहीं है और मैं बार बार कहता हूं, यही समय है, सही समय है। साथियों, में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। साथियों, आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए रिफॉर्म कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म हमारा कन्विक्शन है। और देश भी निरंतर रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहा है। साथियों, देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। जो आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मंत्र रहा है। सबका प्रयास ही
विकसित भारत के निर्माण की असली ऊर्जा है। भारत की प्रगति राज्यों की ऐसी प्रगति से ही होने वाली है। आइए अगले दशक को उपलब्धियों के साथ साथ श्रेष्ठता का भी दशक बनाएं। आइए राजनीति की स्पर्धा से ऊपर उठकर विकास की स्पर्धा को राष्ट्रीय संस्कार बनाएं। 12 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों की रही है। आने वाले वर्ष और भी नई सिद्धियों के होंगे, और भी बड़ी सिद्धियों के होंगे। आजकल दो तरह के नेता दिखते हैं, एक तो वो जो रील बनाकर वायरल कराते हैं और दूसरे जो जनता का वोट पाते हैं। नरेंद्र मोदी वोट पाने वाले नेता हैं। मोदी ने पिछले 12 साल में 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता। देश की सबसे पुरानी पार्टियों को 3 अंकों के फिगर में नहीं पहुंचने दिया। जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो 7 राज्यों में एनडीए की सरकारें थी। अब 22 जगह बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं। लोकतंत्र में नेता वो होता है जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाए, पार्टी में जीत की ललक जगाए। बंगाल और असम के चुनाव इसी इरादे का लेटेस्ट रिफ्लेक्शन है। मोदी ने अपीजमेंट की राजनीति को खत्म करके बाजी पलट दी। देश में स्टेबल सरकार चलाकर दिखाई, लोगों में सरकार के प्रति भरोसा पैदा किया। एक बार जहां बीजेपी जीती, ज्यादातर जगह उसे वहां बाद में हारने नहीं दिया। नेहरू जी के मुकाबले लंबा टेन्योर होना बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसे तय किया। मोदी ने बीजेपी को बूथ बूथ पर लड़ना सिखाया, चुनाव छोटा हो या बड़ा, जीतने के लिए जान लगाना सिखाया। एक चुनाव खत्म होता है तो मोदी अगले की तैयारी में लग जाते हैं। इसलिए आज विरोधी दलों के पास मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई नेता नहीं है। अभी और रिकॉर्ड टूटेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। अब बात तृणमूल कांग्रेस की करते हैं। आज ममता बनर्जी को एक और झटका लगा। ममता की करीबी सुष्मिता देव ने राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। सुष्मिता देव असम की हैं, पहले कांग्रेस में थी, उनके पिता कांग्रेस में थे। कांग्रेस छोड़कर वो ममता के साथ आई। ममता उन्होंने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में भेजा, लेकिन आज सुष्मिता ने कहा कि बंगाल के चुनाव नतीजे सबके सामने हैं। तृणमूल कांग्रेस में क्या हो रहा है ये सबको पता है। ऐसे में वो बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहकर क्या करेगी, इसलिए उन्होंने राज्यसभा की मेंबरशिप छोड़ने का फैसला किया। सुष्मिता ने अपना इस्तीफा राज्यसभा के चेयरमैन को भेजा और इसके बाद असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। मीटिंग की फोटो खुद जारी की। हालांकि सुष्मिता ने साफ साफ ये तो नहीं कहा कि वो बीजेपी में शामिल होने वाली हैं, लेकिन इशारा कर दिया, कहा उन्हें असम की राजनीति करनी है, असम सरकार अच्छा काम कर रही है। सुष्मिता देव ने कहा आगे क्या होगा इसका फैसला तो बीजेपी को करना है। तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देना मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मेरा राजनीतिक निर्णय है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। मैंने 5 साल में देखा है कि मुझे राजनीति करनी है तो आसाम में करनी है। ये कोई छुपाने वाली बात तो नहीं। मैं तो आसाम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा से भी मिल के आई हूँ। मैं तो छुप को नहीं गई, रात को नहीं गई, है ना। मैं दिन में ही गई हूँ, रिजाइन देने के बाद गई हूँ, ये भी सुन लीजिए। सो मेरी उनसे अच्छी बातचीत हुई है। हाँ, पर देखिए राजनीति में अगर आप एक तरफा नहीं बोल सकते कि मैं इस पार्टी में जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, वो पार्टी का निर्णय होता है। तो ये सवाल तो आप मुख्यमंत्री से करिए। पर सच्चाई ये है कि 5 साल अगर जहाँ से मैं आती हूँ, अगर वहाँ के लिए काम करना है तो सरकार की मदद की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो घूम फिर के तो मुझे आसाम के मुख्यमंत्री के सहयोग से ही मैं काम कर पाऊंगी। सो आई हैड अ वेरी न्यूट्रल डिस्कशन विद हिम। रेस्ट इट्स अप टू हिम, इट्स अप टू द पार्टी। आसाम में क्या काम हुआ है या क्या काम नहीं हुआ है, आप लोग खुद जाके देखिए। और जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ तो बारिश के सीजन में ना ट्रेन चलता था ना प्लेन चलता था, फिर भी जितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं तो राजनीति में हूँ 30 साल से। मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, मंत्री थे, तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री थे। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है।
सुष्मिता देव से पहले तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय भी राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। अब राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के 11 एमपीज बचे हैं। चर्चा यह है कि एक एक करके कुछ और सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा में तो तृणमूल कांग्रेस की हालत और ज्यादा खराब है। ममता का साथ छोड़ने वाले 20 सांसदों के गुट ने ऐलान कर दिया न वो बीजेपी में शामिल होंगे, न तृणमूल कांग्रेस के सिंबल पर दावा करेंगे, वो अपना अलग गुट बनाएंगे, लोकसभा स्पीकर से अलग गुट के तौर पर मान्यता की मांग करेंगे। और ये 20 सांसद मुद्दों के आधार पर एनडीए को सपोर्ट करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय ने आज उन सांसदों के नाम भी गिना दिए जिन्होंने लोकसभा में अलग ग्रुप की मांग की है, स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, उस पर सिग्नेचर किए हैं। क्योंकि शताब्दी रॉय बंगला फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, इसलिए उन्हें उन सांसदों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई थी जो फिल्मों से आए थे। शताब्दी रॉय ने कहा कि दीपक अधिकारी साथ आ रहे हैं, उन्होंने लेटर पर साइन कर दिया है, लेकिन सायोनी घोष ने कोई जवाब नहीं दिया है। देव के नाम से मशहूर दीपक अधिकारी बंगला फिल्मों के बड़े एक्टर हैं। घाटा लोकसभा सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। आप लोग जो 20 सांसद है, ये क्या आप अलग से तृणमूल कांग्रेस के कोई नया ब्लॉक बनाओगे या फिर एनडीए के साथ आप लोग? अभी अलग से ब्लॉक ही है जो 20 सांसद एक साथ रहेंगे। एनडीए के साथ जाने का कोई फैसला? के साथ सपोर्ट देंगे। ऐसे अभी किसी ज्वाइन करने का अभी कोई प्लानिंग है नहीं, टाइम बताएंगे क्या होने वाला है। मतलब एनडीए को जितने भी बिल्स आएंगे उनमें सपोर्ट आप देंगे? वो डिस्कस करते करते, अभी तो सिर्फ साइन ही किया है, सब डिस्कशन करते करते करेंगे। सायोनी घोष, देव तो आप ही के फील्ड से आते हैं, क्या आप उनसे संपर्क में हैं अभी? नहीं, देव से मैंने मिली थी, लेकिन सायोनी से मैंने मिली। क्या कहना है? नहीं, देव तो साइन किया है, तो अभी असली वो इस ग्रुप में है, बाकी सायोनी से पता नहीं मुझे। कितने सांसद आपके ग्रुप में हैं? उन्होंने साइन कर दिया है? किया है, कर रहे, अभी तक शायद कर चुके हैं। असेंबली में 62 अभी हो गया और वहाँ पे 20, अब 18 शायद हो गया। अगर ये उल्टा होता तो आप मान सकते थे ये लोग गलत है। कम लोग जब गलत है, पार्लियामेंट में अगर ऐसा होता 8 अपोज करते, 20 रह जाते, फिर आप सोच सकते हो ये लोग गद्दार है, पर्सनल कोई एजेंडा से गया है, कोई ग्रिड से गया है, ग्रिडी है, वो हो सकता है। अगर कम लोग जाते, जब ज़्यादा लोग गया है तो मतलब पार्टी को मानना चाहिए जी इतने लोग कैसे अपोज कर रहे, तो कहीं पे उनका गलती है नहीं। अगर इतने लोग अपोज कर रहे तो कहीं ना कहीं तो उनका गलती है, जो आप मानो या ना मानो तो है ही। इसके बाद शताब्दी रॉय ने यह भी बताया कि आखिर 28 में से 20 सांसद पार्टी के खिलाफ क्यों हो गए। उन्होंने कहा कि बंगाल में करप्शन चरम पर था, पार्टी के नेताओं की सुनी नहीं जाती थी, किसी को मुंह खोलने की इजाजत नहीं थी। ये सब कितने वक्त तक सहन किया जाता। शताब्दी रॉय ने कहा वो ममता बनर्जी का सम्मान करती हैं, ममता का साथ छोड़ने का दुख भी है, लेकिन अब ममता भी बदल गई हैं। 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद पार्टी की मीटिंग में हार के कारणों पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ फरमान सुनाया गया। इसके बाद ममता दीदी से उम्मीद टूट गई और उन्होंने तय कर लिया कि अब इस पार्टी में नहीं रहेंगी। उसी दिन मुझे लगा, उससे पहले मेरा क्या कंप्लेन था, मैं क्या किससे मेरा गुस्सा हुआ, मैं क्या अभिमान मेरे थी, वो मैं भूल गई हूँ। लेकिन 4 तारीख के बाद जिस दिन मिले, जिस दिन हारने के बाद भी कोई डिस्कशन नहीं, कोई सजेशन नहीं, कोई मतलब एनालिसिस नहीं, उस दिन मुझे लगा इस पार्टी में दीदी का शायद दीदी का और प्यार नहीं रहा इस पार्टी के लिए। अगर होते तो डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ते। तो पोस्टमार्टम नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं, करने से तो मैं क्यों बोलती, पोस्टमार्टम करने से तो हम लोग बोलते। और पोस्टमार्टम होने से मुझे लगता है इतने लोग बाहर भी नहीं, मैं तो नहीं आती। अगर उस दिन डिस्कशन होता, उस दिन पोस्टमार्टम होता, अगर उस दिन हम लोग मान लेते जहाँ ये यहाँ फॉल्ट है, ये कल से हम लोग का ये रिपेयर करना है, तो मैं एटलीस्ट, मुझे और किसी को पता नहीं, मैं एटलीस्ट दल से बाहर नहीं जाती। ममता बनर्जी ठीक रहे, अच्छे रहे,
ममता बनर्जी का स्ट्रगल बहुत रहा। ममता बनर्जी लड़ लड़ के यहाँ तक पहुँचे। मैं इमोशनली ममता बनर्जी के साथ अटैच थी, हूँ, बाद में भी रहूँगी। मैं खुश नहीं हूँ ममता बनर्जी को छोड़ के, ऐसा नहीं है, लेकिन डिसीजन जो है ये डिसीजन सही है मेरा। लेकिन ममता बनर्जी को छोड़ना डिसीजन में मैं अपसेट हूँ। ममता बनर्जी को मैं प्यार करती हूँ, लेकिन उसका ये तरीका मुझे गलत लगा। लेकिन वो इंसान को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ, और मैं मेंटली अपसेट भी हूँ ममता बनर्जी को छोड़ के। शताब्दी रॉय खुलकर बोली तो उनकी बात ममता के करीबी नेताओं को बुरी लगी। कुणाल घोष ने कहा, जो लोग ममता बनर्जी के नाम पर तृणमूल कांग्रेस के निशान पर चुनाव जीते, अगर उन्हें आज पार्टी बुरी लग रही है तो लोकसभा की मेंबरशिप छोड़ें, जनता के बीच जाएं, चुनाव लड़ें, उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा। अगर जौहर सरकार इस्तीफा दे सकते हैं, अगर सुखेंदु शेखर राय इस्तीफा दे सकते हैं, अगर सुष्मिता देव इस्तीफा दे सकते हैं, तो आप लोग तृणमूल कांग्रेस का सिंबल में जीतकर, ममता दीदी का कैंडिडेट होके जीतकर, तो आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? अगर आपको कुछ कहना है तो भाजपा को हाथ में, स्पॉन्सर्ड बाय भाजपा का नेता का घर जा रहा है, कभी भाजपा का चीफ मिनिस्टर आपका मीटिंग में आ रहा है, तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपका साथ मिल नहीं रहा है, अगर आपका सोच में पार्टी सही राह में नहीं है, तो आप लोग एमपी पकड़ के क्यों लेक्चर मार रहे हो? छोड़ दीजिए। अब कुणाल घोष इसके अलावा और कह भी कह सकते हैं। जिस दिन से तृणमूल कांग्रेस के 60 विधायकों ने बगावत की, उसके बाद से कुणाल घोष, कल्याण बनर्जी, मदन मित्रा और सौगत रॉय जैसे नेता यही कह रहे हैं कि जिन्हें पार्टी अच्छी नहीं लग रही है वो दोबारा चुनाव लड़कर दिखाएं। लेकिन इससे बगावत करने वाले नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने कहा, तृणमूल कांग्रेस के 6 और विधायक उनके साथ आ गए हैं। अब बंगाल में ममता के साथ सिर्फ 16 एमएलए बचे हैं। ऋतव्रत ने कहा कि 64 विधायकों के साथ उनका गुट विपक्ष की भूमिका में रहेगा। अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है। ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। एक और खबर जो है कि मर्जर हो सकता है टीएमसी और कांग्रेस का, इस पर क्या बोलेंगे अगर मर्जर हो गया? क्या मर्जर? हम लोग असेंबली में, हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, हम लोग तो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। और जहां तक मेरा जानकारी है, पार्लियामेंट में जो एमपी लोग हैं, वहां भी 2/3 से ज्यादा लोग तो कांग्रेस के साथ मर्जर नहीं हो रहे। तो कौन किसका मर्जर? जहां तक हमारे सवाल है और जहां तक मेरा जानकारी है, तो एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी नहीं जा रहा है, जिला परिषद नहीं जा रहा है, पंचायत नहीं जा रहा है। तो कौन जा रहा है? मर्जर का कोई सवाल ही नहीं है। अभिषेक राहुल से मिले, ममता बनर्जी सोनिया गांधी से अलग से मिली। मर्जर का जहां तक सवाल है, कोई ताल्लुकाती नहीं है, कोई सवाल नहीं है मर्जर का। तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, जाहिर है ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान है। पार्टी को बचाने के लिए वो कांग्रेस से मदद मांग रही हैं। कल ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और आज अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलने गए। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बात हुई। हालांकि औपचारिक तौर पर यह नहीं बताया गया कि राहुल गांधी और अभिषेक के बीच क्या बात हुई, लेकिन संजय राउत ने कह दिया कि जो नेता कभी कांग्रेस से अलग हुए थे, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, अब उन्हें फिर कांग्रेस से मदद मांगनी पड़ रही है। इसलिए बेहतर तो ये होगा कि वो सारे नेता अपनी अपनी पार्टियों का विलय कांग्रेस में कर दें। संजय राउत के इस बयान से चर्चा शुरू हो गई कि ममता बनर्जी टीएमसी का विलय कांग्रेस में कर सकती हैं। तो मैंने कहा कि आज सभी को कांग्रेस पार्टी की मदद चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने अपने राज्यों में। मैंने देखा कि ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गई, जब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आ गई। होना चाहिए ऐसा। तो मैंने कहा कि अब ये समय है
कि कांग्रेस पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। ये बात चली है, बात चलती रहे। हालांकि बंगाल में कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस और टीएमसी का विलय हो, मर्जर हो। आज उन्होंने कहा कि दिल्ली में क्या चर्चा हो रही है ये तो उन्हें नहीं मालूम है, लेकिन वो इतना जानते हैं कि कांग्रेस को बंगाल में मजबूत करने का एक अच्छा मौका है। इसलिए कांग्रेस को इधर उधर की बातें सोचने के बजाय बंगाल में खोई हुई जमीन वापस लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दो पार्टी मतलब दूसरे पार्टी है टीएमसी, उनकी नेतागण के साथ नेत्री हो या नेता हो, हमारे पार्टी की नेता राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, इन लोगों से जान पहचान तो है। राजनीति में जरूर अलग पार्टी के नेता है, फिर भी जान पहचान तो जरूर है। बातचीत कभी नहीं हुआ ऐसा तो नहीं, पहले भी कभी कब बातचीत होते थे। इंडिया गठबंधन की कभी एक हिस्सा भी रहा करती, तो उन लोगों से तो बातचीत जारी है। अभी कांग्रेस पार्टी बंगाल में अपने खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए एक मौका जरूर उनके पास है, कांग्रेस पार्टी के पास। अगर हम पूरे ताकत देकर, पूरा ताकत झोंक कर मैदान में उतरते हुए हमारे पार्टी को दोबारा मजबूती से आगे निकलना चाहते तो ये संभव है। चूंकि ममता और अभिषेक कांग्रेस हाईकमान से सीधे बात कर रहे हैं, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के नेता इस मामले में खामोश हैं। कुणाल घोष ने सिर्फ इतना कहा कि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस में है, गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं से मुलाकात एक नॉर्मल बात है। ये इंडिया ब्लॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था और उसके बाद थोड़ा फॉलो अप मीटिंग्स वो दोनों पार्टी का वो हो सकता है और हो रहा है। तो सोनिया जी कांग्रेस का लीडर है, ममता जी हमारा लीडर है, तो राहुल जी उनका लीडर है, अभिषेक हमारा लीडर है। तो वो लोग क्या मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ, हमारा लीडर दिल्ली में है, तो अगर कुछ तो होने दीजिए, उसके बाद तो होगा। मुझे पता चला कि कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी से कहा गया कि अगर अपनी पार्टी को टूटने से बचाना है तो एक ही रास्ता है, टीएमसी का कांग्रेस में मर्जर कर दो, फिर ये लोग भाग नहीं सकेंगे। लेकिन ममता ने इससे इनकार कर दिया, वो अपनी पार्टी कभी नहीं अपने हाथ से जाने देंगी। असल में ममता ने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि जिस पार्टी को बनाने में उन्होंने 28 साल लगाए, वो पार्टी सिर्फ 28 दिन में इस कदर बिखर जाएगी। जिन एमएलएस को उन्होंने टिकट दिया, जिताया, उनमें से 60 साथ छोड़ गए, अब उनकी संख्या 64 बताई जा रही है। जिन्हें सांसद बनाया, उनमें से 20 ने मुंह मोड़ लिया। ममता को लगता होगा कि यह एहसान फरामोशी है, लेकिन क्यों? इसकी वजह सिर्फ अभिषेक बनर्जी के तानाशाही तो नहीं हो सकती। असल में ममता के शासनकाल में इतनी लूट मची, लोगों को इतना डरा कर रखा गया कि अब ढक्कन खुलते ही सब कुछ उबलकर बाहर आने लगा है। ममता का साथ छोड़ने वाले नेता तृणमूल कांग्रेस के राज में करप्शन और गुंडागर्दी के जो रिकॉर्ड बना रहे थे, उसके सबूत रोज दिख रहे हैं। आज दुर्गापुर में पूर्व मंत्री प्रदीप मजूमदार के गोदाम से सरकारी राहत सामग्री बरामद हुई। असल में हुआ यह कि प्रदीप मजूमदार के गोदाम से कुछ लोग टेम्पो में सामान भरकर ले जा रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नजर पड़ गई, टेम्पो का पीछा किया गया, तो कुछ ही दूरी पर टेम्पो का ड्राइवर गाड़ी सड़क पर छोड़कर भाग गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को खबर दी, पुलिस आई, गाड़ी की चेकिंग हुई, बड़ी संख्या में टेंट और गद्दे बरामद हुए और इसके बाद प्रदीप मजूमदार के गोडाउन पर रेड की गई। तो गोडाउन में भारी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री, वोटर लिस्ट और फाइलें मिली। अब प्रदीप मजूमदार के गोडाउन को सील कर दिया गया है। इसी तरह की खबर साउथ 24 परगना से आई। यहां जिला परिषद के ऑफिस में सुबह सुबह अचानक आग लग गई। प्रशासनिक रूप से यह इमारत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां जिला परिषद के कई अहम सरकारी कार्यालय हैं।
पास में ही रजिस्ट्रार का ऑफिस भी है। क्योंकि इस इलाके में पिछले कई साल से तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान का दबदबा था। जहांगीर खान को कल ही पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से पकड़ा था और आज जिला परिषद के ऑफिस में आग लग गई। इसलिए इस बात की आशंका है कि सबूतों को नष्ट करने के लिए जहांगीर खान के साथियों ने जानबूझकर जिला परिषद के ऑफिस में आग लगाई। अब पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। ग्राम पंचायत के प्रधान को जब पुलिस ने अदालत में पेश किया तो लोगों ने उन पर अंडे फेंके, चोर चोर के नारे लगाए। फॉर्मर मिनिस्टर के गोडाउन में सरकारी राहत सामग्री बरामद हुई तो लोगों ने मारने दौड़े। जहांगीर खान को अदालत में पेश किया तो कोई वकील उनकी पैरवी करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं पूरे बंगाल में हो रही हैं, रोज हो रही हैं। तोलाबाजी करने वाले, सरकारी माल की चोरी करने वाले, लूट मचाने वाले, लोगों को डराने वाले टीएमसी के नेताओं को अब डर लगने लगा है। अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। 15 साल से वो सरकार के प्रोटेक्शन में थे, मनमानी करते थे। अब वो नई सरकार के निशाने पर हैं और मनमानी नहीं कर सकते। अब राज्यसभा इलेक्शन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के उम्मीदवार को नॉमिनेशन रद्द होने के मामले में फिलहाल चुनाव आयोग से कोई राहत नहीं मिली। कांग्रेस अभी इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार कर रही है। आज कांग्रेस के बड़े बड़े वकीलों ने दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के सामने मीनाक्षी नटराजन का पक्ष रखा। इलेक्शन कमीशन को बताया कि भोपाल में रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तरीके से एक तरफा फैसला सुनाया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जिस केस को आधार बनाकर मीनाक्षी का पर्चा रद्द किया गया, उस केस का अभी तक कोर्ट ने संज्ञान ही नहीं लिया है। इसलिए कानून के मुताबिक इस केस की जानकारी एफिडेविट में देना जरूरी नहीं था। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नॉमिनेशन के एफिडेविट में कमियां गंभीर बात है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनाव आयोग कांग्रेस के तर्कों पर विचार करने के बाद फाइनल फैसला करेगा। चुनाव आयोग के रुख से सिंघवी परेशान दिखाई दिए। उन्होंने कहा जो बात कानून में साफ साफ लिखी है, अगर चुनाव आयोग उसे भी नहीं देखना चाहता तो ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। कांग्रेस इस मामले को आसानी से छोड़ेगी नहीं। चुनाव आयोग का कानून है जिसमें एक खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती है। चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ जो आपका एक एक्सटेंशन है उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। भोपाल में इस मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा यह सब नाटक है। कांग्रेस की गुटबाजी के चक्कर में मीनाक्षी नटराजन चुनाव के मैदान से बाहर हो गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि तेलंगाना में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ केस दर्ज कराने वाली महिला कांग्रेसी है। भोपाल तक केस की जानकारी पहुंचाने वाले लोग भी कांग्रेसी हैं। कांग्रेस दिखावे के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है, जबकि सबको पता है कि कांग्रेस ये चुनाव हारने वाली थी। ये फॉर्म रिजेक्ट कांग्रेस ने स्वयं ने करवाया है। कैसे? क्योंकि चुनाव यदि होते तो भी भाजपा जीत रही थी। और ये हम नहीं कह रहे, ये दीवारों पर लिखा था, ये मीडिया कह रही थी, ये कांग्रेस के नेता कह रहे थे। जिस दिन दिग्विजय सिंह को टिकट नहीं मिला, जिस दिन कांग्रेस के नेताओं के मन मुताबिक टिकट नहीं आया, उस समय ये बात जनता के बीच आ गई थी कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। उनको मालूम था 20 से 25 विधायक ये भाजपा के पक्ष में वोट करते, तो अपनी फेस सेविंग के लिए कांग्रेस ने ये काम किया। उन्होंने स्वयं गलत फॉर्म भरा, स्वयं फॉर्म रिजेक्ट करवाया जिसमें उनकी फेस सेविंग हो सके। पर ये बात सही है कि 2-3 दिन से कांग्रेस के नेता ही फोटोकॉपी लिए जेब में घूम रहे थे।
मालूम होगा, आपको मालूम होगा। वो फोटो कॉपी लेके घूम रहे थे। क्यों? इसीलिए क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट करवाना था, फेस सेविंग करनी थी। लेकिन कांग्रेस के नेता और सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने कहा सारा खेल बीजेपी के इशारे पर हुआ। बीजेपी चुनाव हार रही थी, इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार को मैदान से ही बाहर कर दिया। हमने तो उनको ये तक बताया कि सर हमको ये नहीं पता कि हमारा कैंडिडेट जो इन्फॉर्मेशन ये चाह रहे थे ये कहाँ लिखता, कौन सी कॉलम में लिखता। ना तो कोई एफआईआर है, ना कोई कोर्ट में कॉग्निजेंस है। इस तरह के नोटिस तो सबको मिलते रहते हैं और ये उसमें तो उन्होंने जवाब दिया हुआ है। तो आपके पास जब उन्होंने कोई फॉर्म का, लॉ का जब वायलेशन ही नहीं किया है तो ये अपने सपने से एक पॉइंट निकाल के संज्ञान देते हुए, हमने कहा, वो कहते हैं हमने कोर्ट ने संज्ञान दिया। हमने कहा संज्ञान का ऑर्डर कहाँ है, कौन से कोर्ट के संज्ञान का ऑर्डर है? हमने कहा रॉन्ग तथ्य है। ऐसा लगता है कि पक्षपात किया है, जल्दबाजी की है और रिटर्निंग ऑफिसर कॉम्पिटेंट नहीं था, उसको बिल्कुल कॉम्पिटेंस नहीं थी। अगर कॉम्पिटेंस होता तो हमारे ओपिनियन में ऐसा ऑर्डर कभी नहीं पास कर। बीजेपी अपने सौदेबाजी में शायद सक्सीड नहीं कर रही थी, तो उनने एक अर्ली सोल्यूशन ढूंढ लिया कि आरओ के माध्यम से गलत काम करा लो, जिससे कि ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस की सारी बातों का जवाब दिया बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के पास कानून के बड़े बड़े जानकार हैं, इसके बाद भी कांग्रेस के उम्मीदवार के एफिडेविट में कमी क्यों रह गई? तब कांग्रेस के वकील कहां सो रहे थे? सुधांशु ने कहा कि हकीकत यह है कि कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ खेल कर दिया। तेलंगाना में आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं लिखवा कर दिए कि यह प्रकरण समाप्त हो चुका है? पॉइंट नंबर 2, आज भी तेलंगाना में आपकी सरकार है, यह प्रकरण क्या तेलंगाना सरकार ने समाप्त कर दिया है या न्यायालय ने समाप्त कर दिया है, यह स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है कि यह खासो खुसूस जानकारी मोहब्बत की दुकान के अंदर बैठे हुए ही किसी उन्हीं के हमराज हमसाया ने यह साजो सामान दिया है। अब हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी ने, कांग्रेस पार्टी ने कोई बैकअप प्रत्याशी क्यों नहीं रखा? और इसके साथ हम यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस को ऐसा तो नहीं लगता था कि अपनी हार अवश्यंभावी देखकर उन्होंने जानबूझकर इस प्रकार का फॉर्म भरा ताकि उनकी दावेदारी भी खारिज हो जाए और उन्हें तोहमत लगाने का मौका भी मिल जाए? मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता झारखंड में निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि नथवानी के खिलाफ भी शिकायत हुई थी, लेकिन वहां रिटर्निंग ऑफिसर ने नथवानी को एफिडेविट की गलतियां ठीक करने के लिए वक्त दिया और भोपाल में शिकायत होने के 2 घंटे के भीतर कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द कर दिया। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? सवाल जायज है। मैंने कानून के जानकारों से पूछा तो बताया गया कि दोनों मामलों में फर्क है। परिमल नाथवानी के एफिडेविट में कुछ जगह नाम की गलती थी, कहीं परिमल नाथवानी का नाम लिखा था तो कहीं पर नाथवानी परिमल था। फॉर्म में जो कॉलम लागू नहीं होते उन्हें खाली छोड़ दिया गया था, क्रॉस का निशान नहीं लगाया गया था। ये टेक्निकल एरर्स हैं। इस पर नाथवानी ने खुद पेश होकर सफाई दी और उन्हें ठीक किया, इसलिए नाथवानी का पर्चा एक्सेप्ट हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने कोर्ट केस की जानकारी नहीं दी थी, संपत्ति की डिटेल में गड़बड़ी थी। ये टेक्निकल एरर नहीं है, इसलिए दोनों केसेस की तुलना करना ठीक नहीं होगा। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर में अब अवाम ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। आज पीओके के विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। पीओके की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। पाकिस्तानी रेंजर्स लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। आज पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर 21 फौजियों को लेकर पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहा था। मुजफ्फराबाद के करीब पहुंचने पर अचानक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फौज का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इसमें सवार पाकिस्तान के सभी
21 फौजी मारे गए। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने बाद में दावा किया कि यह हादसा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हुआ, हेलीकॉप्टर पर कोई अटैक नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का कहना है कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश पाकिस्तानी फौज के जुल्मों का नतीजा है। अगर अब भी पीओके में जुल्म नहीं रुके तो अब आर पार की लड़ाई होगी। असल में पाकिस्तान की आर्मी पीओके में बगावत को चलने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चला रही है। पाकिस्तानी आर्मी की एविएशन ब्रिगेड को इस क्रैकडाउन के लिए पीओके भेजा गया है। पीओके की मस्जिदों, मदरसों और सरकारी बिल्डिंग से लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर और दूसरे शहरों की तरफ कूच करने वाले पीओके के विद्रोही शहरी इलाकों से दूर रहें। जो लोग सरकारी हुक्म की नाफरमानी करेंगे वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन धमकियों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे पीओके में झेलम वैली, ददियाल, कोटली, भीमबर और हजीरा जैसे दूर दराज के इलाकों से हजारों लोग बड़े बड़े काफिले में शहरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज ने पूरी ताकत लगाई हुई है। अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। पीओके के लोगों का कहना है कि आर्मी की फायरिंग में कितने लोग मारे जा चुके हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि लाशें छुपाई जा रही हैं। कल परसों जड़े बंदे रावलाकोट शहीद हुए थे, असो ये सोचा कि मुमकिन है ये शहीद करने तो बाद गल्ला की समझी अच्छा, लेकिन वो नहीं समझे। आई मजीद जनाब कोटली 10 शहादतों हो गई तो असों ने जड़ी परेशानी दी वो हाथों ज्यादा हो गई। असों बिल्कुल बस हुई, असों इतने दूर हो कि इथों असों दुनिया को कम न करी सकने। बिल्कुल सोची सोची जागी जागी असों नो दिमाग, दिल, अखी हर चीज खत्म हो गई। सर्विस भी न होने की वजह से असों की कोई पता नहीं लगना कि 10 बंदे मरिए, 20 बंदे मरिए, कहते 100 नहीं खबर अशनी दी, कहते 400 नहीं अशनी, कहते 1000 नहीं अशनी दी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पिछले 3 दिन से जबरदस्त हंगामा हो रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पीओके में महंगी बिजली और आटे के खिलाफ 9 जून से प्रोटेस्ट शुरू करने का ऐलान किया था। लेकिन लोग पाकिस्तान की हुकूमत से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने 8 तारीख से ही दुकानों का शटर डाउन कर दिया और शहरों की तरफ निकल पड़े। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके की इस बगावत को कुचलने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात किया, जिन्होंने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। 19 मासूम बच्चे, 7 प्रेग्नेंट लेडीज समेत दर्जनों लोग मारे गए हैं। इस हैवानियत का मकसद अवामी एक्शन कमेटी के लॉकडाउन को नाकाम करना था, लेकिन पीओके में विरोध प्रदर्शनों में कोई कमी नहीं आई है। लोग खुलकर पाकिस्तान की फौज को चैलेंज कर रहे हैं, मुनीर की आर्मी को कश्मीरियों का दुश्मन बता रहे हैं। पाकिस्तान के जर्नैल, ये उसकी खाम ख्याली हो सकती है। हम पहले से कहते हैं इस्लामाबाद कश्मीरियों का दुश्मन है। कश्मीरियों ने पहले से कहा कि इस्लामाबाद हमारा दुश्मन है, और हम इसलिए नहीं कहते कि इस्लामाबाद हमारा दुश्मन है, किसी तासुब की बुनियाद पे नहीं, अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहते हैं, अपने बहे हुए लहू की बुनियाद पे कहते हैं, झील डल के अंदर शामिल हमारे शहीदों के लहू की बुनियाद पे कहते हैं। हम जो है वो श्रीनगर की गलियों में बहने वाले अपने खून के बुनियाद पे ये बात कहते हैं कि हमें पता है हमारा सका कौन है और किसको हमसे कितनी हमदर्दी है। हमें किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें किसी की हमदर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जंग अपने जोरे बाजू पे लड़नी पड़ेगी। नौजवान दोस्तों, साथियों, अपने जोरे बाजू पे लड़ेंगे। और अगर दुनिया की 200 से ज्यादा ममालिक आजाद होके, कौमियतें आजाद होके, बावकार होके, खुशहाल होके शनाख्त हासिल कर सकती हैं, तो फिर आओ वादा करते हैं कि कश्मीर के पहाड़ों के लोग अपना पासपोर्ट भी रखेंगे, अपना झंडा भी रखेंगे, अपनी असेंबली भी रखेंगे, अपना वतन भी रखेंगे और उस पर अपना राज भी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपनी जनता के प्रति संवेदना नहीं दिखाई। पाकिस्तान को फौज चलाती है और वहाँ की फौज सिर्फ गोली की भाषा जानती है। पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, वहाँ के लोगों को उसने कभी चैन से नहीं रहने दिया। उन्हें गरीब और लाचार बनाए रखा, उन पर जुल्म किए, गोलियां चलाई। अब बगावत की आग
पाकिस्तान की हुकूमत के काबू से बाहर हो चुकी है। लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर लोहा लेने के लिए तैयार हैं। यह आग पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगी। आज मिडिल ईस्ट से बुरी खबर आई है। आज अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर अटैक कर दिया है और इसके बाद ईरान ने भी अमेरिका के आर्मी बेस को निशाना बनाया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को तबाह करने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान को अमेरिका से डील करने के लिए बार बार मौके दिए, लेकिन ईरान बार बार नए नए बहाने बनाता रहा। ईरान के इरादे ठीक नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अब अमेरिकी सेना से ईरान पर अटैक का नया प्लान बनवाया है और जल्दी ही इसकी मंजूरी दी जाएगी। असल में ईरान ने कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गश्त पर निकले अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के पायलट्स को समुद्र में छलांग लगानी पड़ी थी। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के केशम आइलैंड पर बमबारी की और इसके बाद ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और इराक में अमेरिका के 21 बेसेस पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। इराक में ईरानी सेना ने अमेरिका के सपोर्ट वाले कुर्द विद्रोहियों पर भी हमला किया। जॉर्डन ने बताया कि उसने ईरान की 5 मिसाइल्स को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही मार गिराया। ईरान के हमले से बचने के लिए बहरीन और कुवैत को भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने पड़े। अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर के अलावा ईरान ने अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया। इसी के बाद अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के एक आइलैंड पर बम बरसाए। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के खिलाफ उसका ऑपरेशन पूरा हो चुका है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान के कुछ ही घंटों बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान की बर्बादी तय है। मिडिल ईस्ट की जंग फिर से शुरू करने के लिए ईरान इजराइल को ब्लेम कर रहा है। पहले ट्रंप भी इसके चक्कर में आ गए थे। इस बार पहले दिन तो अमेरिका की फोर्सेज ने ईरान पर हुए अटैक में इजराइल का साथ नहीं दिया और दूसरे दिन अमेरिका को इजराइल में मौजूद अपनी फोर्सेज को बचाने के लिए इंटरसेप्टर लॉन्च करने पड़े। लेकिन कल जब ईरान ने अमेरिका के हेलीकॉप्टर को मार गिराया तो अमेरिका पूरी तरह मैदान में उतर गया। लेकिन ट्रंप के ऊपर इस जंग को जल्दी से जल्दी बंद करने का बहुत प्रेशर है। एक तरफ अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। उधर नेतन्याहू पर जंग जारी रखने का प्रेशर है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नेतन्याहू पर आरोप लगाया जा रहा है कि ईरान पर हमले का जो मकसद था वो हासिल नहीं हो पाया, तो लड़ाई बंद कैसे कर सकते हैं। इसी चक्कर में ट्रंप और नेतन्याहू के रिलेशनशिप में भी दरार आई है और इसका नुकसान पूरी दुनिया को हो सकता है। नॉर्थ आयरलैंड से आज चौंकाने वाली तस्वीरें आई। नॉर्थ आयरलैंड में पहली बार मजहबी दंगे भड़के। राजधानी बेलफास्ट में 2 दिन पहले एक मुस्लिम रिफ्यूजी ने बेवजह मजहबी नारे लगाते हुए एक आयरिश सिटीजन पर हमला कर दिया था। उसकी गर्दन चाकू से काटने की कोशिश की। इससे आयरलैंड के लोगों में मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। इस घटना के बाद बेलफास्ट में एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट ने भयंकर रूप ले लिया है। 9 जून की शाम होते होते बेलफास्ट की सड़कों पर नकाबपोश युवकों की भारी भीड़ उतर आई। उन्होंने ग्लाइडर बसों और सड़क से गुजरती कारों को आग में झोंकना शुरू कर दिया। हर तरफ आगजनी और तोड़फोड़ का नज़ारा दिखाई देने लगा। बेलफास्ट में रहने वाले शरणार्थी मुस्लिम समुदाय के घरों और दुकानों को भी निशाना बना रहे हैं। पुलिस को हालात कंट्रोल में लाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ब्रिटेन के लीडर्स ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। आज की बात में इतना ही, लेकिन विदा लेने से पहले आपको याद दिला दूं कि सोमवार 15 जून से आज की बात का वक्त बदलने वाला है। आज की बात आप 9 बजे के बजाय 8:30 बजे से देख पाएंगे। तो समय और तारीख नोट कर लीजिए। सोमवार 15 जून से आज की बात में मेरी आपसे मुलाकात रोज रात 8:30 बजे से होगी।